जी, शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो के साथ। बेसिकली राजीव बजाज को वापस से एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है अगले 5 साल के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 से हमें लागू होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ बजाज ऑटो करेगी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बजाज ऑटो क्रेडिट में। और जो बजाज ऑटो क्रेडिट का इस टाइम पे अगर हम टर्नओवर देखें, यानी कि 31 मार्च 2024 तक का टर्नओवर देखें, तो वो है करीबन 17 करोड़ का। और वहीं अगर नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो करीब करीब 260 करोड़ की है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। इसके साथ ही साथ अगर भारतीय एयरटेल की बात करी जाए तो कंपनी पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को इंडस स्टार को बेचने की मंजूरी मिल गई है, जहां पे भारतीय एयरटेल बेचता हुआ दिखाई देगा 12,700 टार्स, जिसका अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 2,174 करोड़ का है। वहीं हेक्साकॉम ट्रांसफर करेगा 3,400 टार, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1,134 करोड़ का। और अगर टोटल डील साइज की बात करी जाए तो 3,308 करोड़ का ये डील साइज है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली 99.85% वोटिंग जो है वो कंपनी को इस समर्थन में दी गई है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट जो सबकी नजरों पे है वो है आईटी। कैसा बिहेव करेगा यहाँ से, क्या हालात पटरी पे आएंगे नहीं आएंगे। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आ गई है। श्रेया, क्या अपडेट्स? जी, सिटी की रिपोर्ट आई है आईटी स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि इस साल में आईटी स्पेस जो है वो 16% तक गिर चुका है। निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी 12% गिरा है। इसके बावजूद भी देखें तो उनको आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आता है। इसके अलावा आप देखिए, ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी ने भी कहीं ना कहीं खेल खराब किया है। हालिया यूएस मैक्रो डेटा ये बताता है कि नियर टर्म आउटलुक टफ रहने वाला है। एआई डिस्ट्रप्शन, जीसीसी ट्रेंड भी, ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को कॉशियस कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 2026 में 4% रहने का अनुमान है, जो कि फाइनेंशियल 2025 के जैसा ही होगा। कॉशियस रुख है सिटी का आईटी पे, लेकिन एम्फेसिस को अपग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल दे दी है। पहले सेल की कॉल थी और इनको लगता है कि एम्फेसिस शार्प करेक्शन के बाद अभी फिलहाल थोड़ा बेहतर स्थिति पे है। लेकिन लार्ज कैप से उनको 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक इन्फोसिस और एचसीएल टेक। बिल्कुल। अच्छा, कल हमारी बात हो रही थी कि आईटी में शायद शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, कल शुरुआत खराब हुई, लेकिन एम्फेसिस क्लियरली सबसे हाई बीटा काउंटर है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोजर बीएफएसआई का एम्फेसिस को लेकर है। धर्मेश, क्या व्यू है आपका? सपोज एम्फेसिस अपने हाई से काफ़ी गिरा है, कल टाटा टेक भी चला ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से पहली बार लिस्टिंग के बाद इस तरीके का कुछ सेशन आपको टाटा टेक में कल देखने को मिला, जो कल स्टॉक चला। क्या व्यू रहेगा और आपकी प्रेफर्ड पिक होगी क्या इनमें से कोई, अभी अवॉइड करेंगे? बिल्कुल अनुज जी, देखिए, एक तो आईटी स्पेस में अच्छी खासी करेक्शन हो गई, तो ये जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने की आशंका है कि इनके जो बीएफएसआई स्पेस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड में प्रॉब्लम आएगा, तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है करेक्शन पूरा हो चुका है आईटी स्टॉक्स में। करंट भाव पर ज़्यादा महंगा यहाँ से नहीं लगता, एक स्टेबलाइजेशन होने चाहिए पूरे स्पेस में। और जो प्रेफर्ड पिक मेरा अगर चॉइस हो बिटवीन एम्फेसिस एंड टाटा टेक पे, तो टाटा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा। इसका एक मुख्य कारण ये है कि Q4 में बीएमडब्ल्यू के साथ जो इनका टाई अप हुआ था, उसका पूरा इनको आउटकम मिलने वाला है और आने वाले साल में वो बिजनेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अब इसमें भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए, 12 से 15% के आसपास का ग्रोथ आना चाहिए और प्राइस करेक्शन काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव हो तो आईटी में अगर अभी आप निवेश करते हैं तो बेहतर रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई लग रही है मुझे यहाँ से। ओके, अच्छा, कल शाम को एक बहुत शानदार पिक्चर आई थी, मतलब पिक्चर ऑफ द डे, ऑप्शन ट्रेडिंग बाय इंडियन रिटेल ट्रेडर्स प्लंजेस करके उसका टाइटल था, जो 370 मिलियन की जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब गिरकर 100 मिलियन के नीचे आ गया। रिटेल ट्रेडर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, सेबी के नियम, मार्केट में गिरावट, कॉन्फिडेंस का कम होना, ये सब कुछ। रिटेल का ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम 82% गिरा, 82%। और जो रेगुलेटर चाहता था वो होने लगा, जो रेगुलेटर चाह रहा था वो होने लगा है। रेगुलेटर चाहता था, देखिए रेगुलेटर ने क्या किया, पहले तो कोशिश की कि भाई लोगों को बोलें कि मत करें आप ट्रेडिंग, मत करें आप ट्रेडिंग। लोग नहीं माने। मैं जो एक्स सेबी चीफ है ना, उनसे मैंने एक बार जब इसमें बात की थी तो उन्होंने कहा देखिए, अब हम एक एडवाइजरी लिख सकते हैं कि बंजी जंपिंग मत करिए, लेकिन अगर किसी को करनी है बंजी जंपिंग तो हम रोक थोड़ा सकते हैं, इलीगल तो है नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इलीगल तो है नहीं, तो रोक तो सकते नहीं हम, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कर दे कि जिससे अपने आप रुक गई, और कुछ उनका साथ दे दिया मार्केट ने। एक काम करते हैं, पूरा स्टैट समझते हैं मिताली के साथ। मिताली, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। तो पिछले कुछ महीनों से मार्केट की गिरावट के कारण भी टर्नओवर में डिक्लाइन आया, लेकिन सेबी के नियमों के बाद यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। नवंबर में सेबी के रिस्ट्रिक्ट मेजर्स जो आए थे वहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 77% का डिक्लाइन हमें टर्नओवर में देखने को मिला है। अक्टूबर में सबसे बड़ा हाई लगाया था टर्नओवर की वॉल्यूम्स में कॉन्ट्रैक्ट्स की, वहाँ से हम देखें तो यहाँ पे 82% का डिक्लाइन टर्नओवर की वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिला है। तो मेजर एक्सचेंजेस पर जो टर्नओवर है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होता नजर आया। नवंबर की माने तो 3.35 लाख करोड़ का जो आंकड़ा था वो गिरते गिरते अभी फरवरी मार्च में देखेंगे तो बहुत ही डिक्लाइन हो चुका है। 1.84 लाख करोड़ तक यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। ये जनवरी 2024 यानी 17 महीने के सबसे लोएस्ट लेवल्स पर ये आंकड़े आपको आते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा इसके पीछे रीजंस ऑब्वियसली सेबी के जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है वही है। सेबी ने जो रेगुलेशंस लगाए थे कि एक एक्सचेंज पर एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, साथ ही जो लॉट साइजेस है वो भी बढ़ा दिए गए और अभी 1 अप्रैल से एक और नया नियम भी लागू होने वाला है जिसमें पोजीशन लिमिट्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ से डेरिवेटिव ट्रेडिंग से हमें दूर नजर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में जो लिक्विडिटी गिरने की वजह से बिड आस्क स्प्रेड्स जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आए, जो ऑप्शंस की कॉस्ट को और महंगा कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भी एक गिरावट देखी जा रही है जो कि सिग्नल है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। बीएसई के शेयर्स में भी हाई से देखें तो हमें 35% का करेक्शन देखने को मिला है। तो ये सारी ही बातें हैं करेक्शंस के साथ साथ सेबी के रेगुलेशन जिसके कारण इतना ज़्यादा वॉल्यूम में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग डेटा, थैंक यू मिताली इस डेटा के लिए। पिडिलाइट एक इंपॉर्टेंट स्टॉक क्योंकि कल हुई थी एनालिस्ट मीट। एनालिस्ट मीट के बाद ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है? श्रेया, कैसी लगी वो एनालिस्ट मीट ब्रोकरेजेस को? देखिए ब्रोकरेजेस मिक्स्ड आ रहे हैं नज़र इस पे। नुवामा ने बाय की कॉल दे दी है, 3660 का टारगेट प्राइस रख दिया है। वहीं सिटी थोड़े सेल साइड पर हैं और उन्होंने 2800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। एनालिस्ट मीट थी और कल भी हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग शो में। पिडिलाइट पे जो मीट टेक अवेज हैं, सिटी का मानना है कि नियर टर्म थोड़ा अनस्टेबल रह सकता है लेकिन मीडियम टर्म में देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फेविकॉल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, डबल डिजिट ग्रोथ, अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। इसके अलावा नुवामा का कहना है कि कंपनी अब जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे फोकस कर सकती है। एक है टाइल्स एडहेसिव, यहाँ पे पेनिट्रेशन इंडिया में कम है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है उनको, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। साथ ही वाटरप्रूफ सिस्टम पर भी फोकस रहेगा, यहाँ पे भी हेडरूम स्पेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इन दोनों सेक्टर पे नुवामा का फोकस है तो इसीलिए वहाँ पे बाय की कॉल आती हुई। ठीक है, पिडिलाइट देखते हैं आज एनालिस्ट मीट के बाद किस तरह का रिएक्शन होता है। कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक रोज रडार पे रहते हैं, आज भी डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, स्ट्राइड्स फार्मा रडार पे। कंचन क्यों? जी, शुरुआत करते हैं डॉक्टर रेड्डी के साथ। बेसिकली यहाँ पे एफडीए की मंजूरी आ गई है AVTO3 के लिए। AVTO3 बेसिकली प्रोलिया और साथ ही साथ एक्जीवा का एक बायोसिमिलर कंपोनेंट है। जाइडस लाइफ साइंस आज रडार पे रहेगा बिकॉज यूएस एफडीए से मंजूरी आ गई है एप्टाट्यूमाइड टैबलेट के लिए। बेसिकली जो ये टैबलेट है वो प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में काम आती है। स्ट्राइड फार्मा बिकॉज जो इनके जेनरिक पार्टनर है यूके का, उनका समापन हो गया है 18 मार्च 2025 से, जो कि लागू हो गया यानी कि कल से। ओके, चलिए रखिए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अपने रडार पे। अब वो सावंत साहब आपको पैनल में बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। परसों थे ना? परसों थे क्या? अरे मेरी मुलाकात क्यों नहीं हुई फिर? सुबह तो नहीं थे? आई थिंक क्लोजिंग में थे शायद। सावंत साहब दिखाई जरा, ये अपना पॉजिटिव चार्म लेके गए थे तो इंडियन टीम ने जलवे दिखाए फाइनल में। अच्छा, मैं बिना टिकट के अंदर घुस गया। बिना टिकट के अंदर घुस गए थे क्या? जी नहीं टिकट तो आपके पास था नहीं। जी टिकट नहीं था आशीष जी, बट वहां पे मैं गया था कि मेरी इच्छा बहुत थी कि टिकट ले लूं और वहां पे नसीब से कपल के पास 2 एक्स्ट्रा टिकट थे तो हम दोनों जा पाए, मेरा दोस्त और मैं। सो इट वाज किस्मत आदमी ये वहां पहुंचे स्टेडियम में और इनको बाहर किसी कपल ने टिकट पैसे दिए उसके लिए ना आपने? जी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट। इट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ रिस्क क्योंकि वो स्कैनर देते हैं, सो पैसे हमने दिए बट स्कैनर चलेगा या नहीं वो आगे जाके देखना था, बट वो चला। चलिए बढ़िया रहा। मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं, शुरुआत करेंगे ब्रेक के उस पार पहला सौदा।